हेलो फ्रेंड्स। ईरान अमेरिका वॉर के छठे हफ्ते में ये दुनिया चल रही है। जी हाँ, एक छोटा सा सीज फायर किसी तरीके से जिंदा है। हम जानना चाहते हैं कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच में सुलह हो पाएगी और अमेरिका, ईरान और गल्फ के खाड़ी देशों ने क्या खोया, क्या पाया। एक सुलह होने के बाद इस इलाके की जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन क्या होगी। और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ हैं कर्नल मनोज चाना, एक जाने माने कॉलमनिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं और इनके लेख आप हमेशा पत्र पत्रिकाओं और अखबारों में पढ़ते आए। तो मनोज, आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप अपने बारे में कुछ बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल राठौर सर। आज मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं रेड ओवर ग्रीन चैनल के अंदर आपके साथ ईरान के ऊपर बातचीत करूंगा। मैं 1983 में 65 आर्मर्ड रेजिमेंट के अंदर मेरा कमीशन हुआ था। आर्मर्ड? हाँ जी। यू आर अ टैंक मैन? हाँ जी, बिल्कुल टैंक मैन। वंडरफुल, वंडरफुल। रिसाला। जी हाँ, रिसाले। दैट्स वंडरफुल। और रेजिमेंट के साथ मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैं श्रीलंका में एज पार्ट ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स रहा हूँ। आपने ऑपरेशन पवन में भी हिस्सा लिया? हाँ जी। वंडरफुल। और उसके बाद एज एन आर्मर्ड कोर ऑफिसर मेरे को मौका मिला कि मैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर नागालैंड और मणिपुर के अंदर मेरे को सर्विस करने का मौका मिला। मणिपुर के अंदर मैं अखरूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बीएम के तौर पे पोस्टिंग मैंने की हुई है। और उसके बाद वापस मैं जब रेजिमेंट के अंदर था, जब हमारी रेजिमेंट जम्मू के इलाके में तैनात थी, तो मुझे एक टास्क दिया गया कि मैं भालरा डिस्ट्रिक्ट भदरवा के अंदर एक नदन कमांड का काउंटर टेरर स्कूल रेज करूं। अच्छा, और वो आपने रेज किया? और फाइनली जो रेजिंग के बाद उनके जो फर्स्ट कमांडेंट अपॉइंट हुए थे वो थे कर्नल मल्ली, मद्रास रेजिमेंट के। जी हाँ। पर जो बेसिक स्पेड वर्क था साइटिंग करने का स्कूल का और कंप्लीट उसकी जो तैयारी, स्टेटमेंट ऑफ केस वगैरह लिखने और फंड्स एलोकेट कराना, वो सारा काम मेरे द्वारा किया गया था। और मेरे साथ 2 अफसर और थे जो CAJW स्कूल के थे और कुछ इंस्ट्रक्टर्स थे। वंडरफुल। और ये सारा काम हमने तकरीबन 3 महीने के अंदर किया था, फ्रॉम जनवरी 2002 टू ऑलमोस्ट मार्च एंड 2002 तक। मनोज, बात करते हैं कि पूरी दुनिया इस उम्मीद में है कि किस तरीके से ये युद्ध रुकेगा। एक तरफ अमेरिका है, इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है। और कोलेट्रल डैमेज की बात करें तो खाड़ी के देश हमें दिखते हैं और पूरी दुनिया एनर्जी संकट से जूझ रही है जो हमें दिखती नहीं है। हम भी उससे प्रभावित हैं। तो ये क्या समझते हैं, ये युद्ध क्यों शुरू किया अमेरिका ने? इसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रभावित वाली जो बात है वो ये है कि जब ट्रंप सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में आई, जी हाँ, तो प्रेसिडेंट साहब का एक मकसद था कि वो दुनिया के जितने भी युद्ध हैं वो उन सबको रोकेंगे। और उनका एक मानसिक इच्छा भी थी कि उनको नोबेल पीस प्राइज से पुरस्कारित किया जाए। अभी भी वो कहते हैं 9 युद्ध उन्होंने रोके। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश तो की और बोला भी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्हीं की वजह से हमारी जो झड़प हुई थी पाकिस्तान के साथ, वो उन्हीं के कारण हुई। पाकिस्तान ने उसको माना है पर हमने उसको नहीं माना। जी हाँ, क्योंकि सच्चाई सबको मालूम है कि किस वजह से ये युद्ध विराम हुआ था और वो किसके कहने पे हुआ था, वो सब जानकारी सबको मालूम है। आइए बात करते हैं ईरान युद्ध की। अमेरिका ने क्यों छेड़ा इसको? मेरा मानना ये है कि पिछले साल जब ऑपरेशन हैमरहेड किया था अमेरिका ने ईरान के ऊपर, तो उन्होंने तकरीबन जितनी भी उसकी न्यूक्लियर काबिलियत थी उसको बर्बाद कर दिया था। आप बात कर रहे हैं जून 2025? हाँ जी। जी हाँ। और उसके बाद हाल ही में सेनेट हियरिंग्स हुई हैं जिसके अंदर उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं
उन्होंने तुलसी गबार्ड ने जी हाँ। अपना बयान दिया कि रिटन रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल ही ईरान की सारी काबिलियत बर्बाद कर दी गई थी और उनके पास अभी कोई क्षमता नहीं थी एक न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए। इसी तरीके से उनके काउंटर टेररिज्म के चीफ थे जो हाँ कि जी। जो केंट, उन्होंने भी इसी बात उन्होंने से भी इस्तीफा दिया। बिल्कुल जी, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। पर ये मान के चलना पड़ेगा कि कुछ हिदायतें होती हैं जियोपॉलिटिकल वजह से, जैसे कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उन्होंने कन्विंस कर दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप को कि ईरान के पास कुछ न्यूक्लियर हथियार बनाने की काबिलियत है और वो कुछ ही दिनों के अंदर हो सकता है इजराइल या अमेरिका के ऊपर एक न्यूक्लियर हमला करे। और क्योंकि उनकी जो लीडरशिप है, कुछ साल पहले भी उन्होंने ये बातचीत की कि वो अमेरिका को और इजराइल को बर्बाद करेंगे। ओके। पर हाल ही में इनका जो आयतुल्लाह खमेनी को, जिनको इन्होंने मार दिया था युद्ध के कुछ ही चंद घंटों में, जी हाँ। उन्होंने एक फतवा जारी किया था ओके। कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा और ना ही उसको बनाएगा। उन्होंने खुद कहा था। उन्होंने खुद कहा था और फतवा दिया था। ओके। और उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान एक ऐसा देश है जिसने पिछले कई सालों से किसी भी देश के ऊपर कभी हमला नहीं किया। उनके ऊपर जिन्होंने हमला किया, उन्होंने अपने जो ये सब नॉन स्टेट एक्टर जिसको कहा जाएगा, जैसे कि हूतीज़ हैं, हमास है, हजबुल्ला है, इनसे इन्होंने इनके बरखिलाफ़ जो लोग सैंक्शन लगाते हैं या जो इनको और इनके मतलब इकोनॉमिक इनके ऊपर सैंक्शन की हैं, उसके बरखिलाफ़ इन्होंने कार्रवाई की है। और दुनिया ये भूल जाती है कि जो ईरान है, आगे आप हिस्ट्री में जाएं 1960s में, तो किस प्रकार से पहले तो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने ऑयल के ऊपर कब्जा किया, उन्होंने उनको कोई रॉयल्टी नहीं दी ईरानियंस को। बाद में अमेरिकन आए, उन्होंने पहलवी शाह को राजा बना के इसको इंस्टॉल कर दिया। वो प्योरली प्रो यूएस था और जब तक कि उसके साथ उनकी बनती रही तो यूएस, इजराइल सब ईरान के साथ खुश थे। ओके। और ईरान के अंदर जो भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बनाई गई थी वो उन दिनों अमेरिका ने ही बनाई थी। अच्छा। ये है नहीं कि इन्होंने खुद बनाई, ये तो अमेरिका ने बनाई थी। बाद में जब एक एक्सट्रीमिटी होगी कि जो शाह की जो सीक्रेट पुलिस थी, वो जो भी शाह के बरखिलाफ बोलते थे बहुत ऑपरेसिव हो गए, बहुत ऑपरेसिव हो गए थे, जिसकी वजह से और ज़्यादा ही कुछ वेस्टर्नाइट्स कल्चर हो गया था ईरान के अंदर, जो कि इनके जो क्लेरिक्स थे, जी हाँ, इस्लामिस्ट थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। और जब ये आयतुल्लाह उस टाइम जो वापस आए और उन्होंने आते ही ईरान को एक इस्लामिक स्टेट बना दिया, बुर्का वापस कर दिया, औरतों के जो हक थे वो छीन लिए और एक जनरल ऐलान कर दिया कि अमेरिका और इजराइल ईरान का दुश्मन है और ईरान उसको बर्बाद करके ही रहेगा। ये इस वजह से पूरी लड़ाई पिछले 50 सालों से तकरीबन चल रही है। आइए बात करते हैं 28 फरवरी, जिस दिन से ये लड़ाई शुरू हुई, इपिक फ्यूरी। यहाँ पे एक चीज़ है कि इस युद्ध में काफ़ी उम्मीद के साथ अमेरिका और इजराइल उतरे थे और इनको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हुए, काफ़ी सरप्राइजेस भी हुए। तो इनकी एक सबसे बड़ी उम्मीद ये थी, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की, वो ये थी कि युद्ध के चंद दिनों या चंद घंटों में ईरान में एक रिबेलियन होगा, इंटरनल रिबेलियन होगा और उसके बाद वो वहाँ उतरेंगे तेहरान में, गार्ड ऑफ ऑनर होगा और एक नई सत्ता को चाबी सौंप देंगे और उसके बाद सब कुछ हंकी डोरी हो जाएगा। वैसा हुआ नहीं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। पिछले कुछ सालों के अंदर हमने देखा है कि जो ईरान की रजीम है, जी हाँ, उसने अपने खुद के सिटीजन्स के बरखिलाफ काफ़ी सख्त कार्रवाई की और लोगों को मारा है और कई हज़ारों लोगों को मारा है। ये अभी हाल में मारा है, कहते हैं 36,000। हाँ, 36,000 के आसपास। और एक केस निकला था, एक
औरत ने जब हिजाब पहनने से मना किया था तो उसको पब्लिकली उन्होंने जेल में बंद किया था, बाद में उसकी मौत हो गई। मौत हो गई थी। अब जो ईरान की पब्लिक है वो अपनी सरकार के साथ खुश नहीं है, ये सब मानते हैं, पर ये एक बात हम सब नहीं समझ पा रहे कि वो ये नहीं चाहते थे कि अमेरिका उनके ऊपर अटैक करे, और ख़ासकर जो पहले दिन ही अटैक के अंदर 166 स्कूल की बच्चियां मारी गई मीनाब में। हाँ, वो एक बहुत गलत कार्रवाई हुई, जिससे कि जो अमेरिका के पक्ष में थी पॉपुलेशन वो उनके बरखिलाफ हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि अमेरिका तो हमारी मदद करने की बजाय हमें ही बर्बाद कर रहा है। ओके। तो एक नेशनल फर्वर दोबारा इकट्ठा हो गया, जिससे कि जो ये रजीम चेंज की बात थी और जो ये उम्मीद थी कि एक पॉपुलर अपराइजिंग होगी और लोग सड़कों पे आ जाएंगे और उसके बाद एक रजीम चेंज होने के बाद अमेरिका के जो सहमति के अंदर एक सरकार है वो आ जाएगी, वो नहीं हुआ। क्योंकि IRGC ने भी अपने सिटीजन्स को बता दिया था कि अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उतरोगे सड़कों के ऊपर तो हम भी आपको बेरहमी से मार देंगे। बासित फौज तैयार थी। उस एक तरफ से इजराइल और अमेरिका का हमला, दूसरी तरफ से उनके खुद की IRGC की सरकार। एक ऑर्डिनरी आदमी, एक ऑर्डिनरी सिटीजन कहाँ जाएगा? वो एब्सोल्युटली बिल्कुल फंस गया है इस पूरे चुंगल के अंदर, और वो नहीं चाहते कि हमें मार के कोई हमारे ऊपर आके अब राज करे। वो पूरी गेम को समझ गए हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। आइए बात करते हैं कि इस युद्ध में कुछ बड़े डिसअपॉइंटमेंट और बड़े सरप्राइज अमेरिका को हुए, इजराइल को शायद न हुए हों, वैसे इजराइल को भी हुए। जिस तरीके से ईरान ने गल्फ नेशंस को निशाना बनाया, पहले अमेरिकन बेसेस को, फिर बाद में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, और सबसे दूर स्थित इजराइल को जिस तरीके से ईरान ने सफाई से और बड़ी सटीक तरीके से अपने मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया, इसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं जनवरी 2026 के अंदर, जब सबको मालूम था कि शायद कुछ न कुछ युद्ध छिड़ेगा ईरान के साथ। ओके। तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने गल्फ कंट्रीज़ का दौरा किया। ओके। और उन्होंने उन गल्फ कंट्रीज़ को बताया कि देखो, हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, पर आप लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए और अपनी प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका के बेसिस आपने अलाउ किए हैं अपनी टेरिटरी के ऊपर, और यही बेसिस जो हैं हमारे आगे बरखिलाफ इस्तेमाल होंगे तो हम आपको और इन बेसिस को निशाना बनाएंगे। ये कह चुके वे कह चुके थे। और उसके बाद जब ये लड़ाई शुरू हुई, आपको मालूम है कि तकरीबन 27 फरवरी तक ओमान के जो डेलीगेट्स थे वो ये कह रहे थे कि एक अमेरिका के साथ पीस अकॉर्ड होने वाला है या कोई एग्रीमेंट होने वाला है। जी हाँ। हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे उधर 28 को, उससे पहले उनके लेसेट में तेल अवीव गए थे। तब भी मालूम तो सबको था कि इजराइल और अमेरिका कुछ करेगा, पर उम्मीद ये भी थी कि हो सकता है कि ये संकट हट जाएगा, क्योंकि ईरानियन, जो कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट में पढ़ा जाता है, उन्होंने सब जो पॉइंट्स थे एग्रीमेंट के तकरीबन सभी मान लिए थे कि हम सब मानेंगे, आप लड़ाई मत होने दीजिए। पर एक चीज़ जो इजराइल और अमेरिका ने नहीं समझी थी वो ये थी कि ईरान अमेरिका को भी स्टडी कर रहा था। ओके। आप देखिए इराक वॉर 1, जी हाँ, इराक वॉर 2, उसके बाद आप देखिए सीरिया में क्या हुआ, लिबिया में क्या हुआ। जहाँ जहाँ पर हर एक सरकार ने अमेरिकन की हर एक बात को माना, अमेरिका ने ये ठान के रखा कि वहाँ पर अपनी ही सरकार को वो बिठाएंगे। आप सीरिया का प्राइम मिनिस्टर को लीजिए। सीरिया का प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा आदमी था जिसके ऊपर अमेरिकी सरकार का $1 मिलियन का एक प्राइज मनी रखा हुआ था। कल तक वो ISIS का टेररिस्ट था, और वो अब सेम आदमी वो अब व्हाइट हाउस के अंदर उसको सेरेमोनियल ऑफ रिसेप्शन होता है, हाथ मिलाते हैं उससे। तो ये सब जो अगर आप देखें, ये अगर आप जियोपॉलिटिकली इसको थोड़ा एनालाइज करें, वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि जियोपॉलिटिकली ये क्या हो रहा है।
जियोपॉलिटिकली लड़ाई ईरान वर्सेस अमेरिका और यूएस नहीं है, जी हाँ। ये एट अ हायर लेवल आप देखें तो ये लड़ाई चल रही है अमेरिका और चाइना के बरखिलाफ एक साइड पे, अमेरिका नेटो वर्सेस रशिया दूसरी साइड पे। ओके। अभी आप यूक्रेन देख लें, यूक्रेन के अंदर भी 4 साल से लड़ाई चल रही है, कोई अंत नहीं हुआ। उन्होंने एक रेड लाइन वायलेट की, रशिया ने उसका जवाब दे दिया, क्योंकि जब यूक्रेन को इंडिपेंडेंटली डिक्लेयर कर दिया और उसके न्यूक्लियर वेपन्स जब नहीं होने दिए तो उसको एक बफर स्टेट मान के रखा गया था। पर जब अमेरिकन ने और नाटो ने कोशिश किया उस लाइन को क्रॉस करने की तो वो रशिया ने नहीं माना। ठीक है। अभी आप दूसरा देखें, पिछले साल अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर एक एक्शन किया, उससे पहले हंडुरास में किया था। उनके प्रेसिडेंट गए, प्राइम मिनिस्टर को पहले अरेस्ट करके ले गए, फिर रिहा कर दिया, प्रेसिडेंट मार्कोस को अरेस्ट कर दिया। वो कंट्री के ऊपर इतना कंट्रोल करने का नहीं था, पर उसके ऑयल को कंट्रोल करना ज़रूरी था, क्योंकि वेनेजुएला का ऑयल जा रहा था चाइना को और क्यूबा को। वेनेजुएला में जो इनकी शॉर्ट ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गई अमेरिका की, वो कितना बड़ा मोटिवेशन रहा होगा ईरान पे अटैक करने का? जहाँ तक मेरा मानना है, उन्होंने सोचा था कि क्योंकि पिछले 7-8 महीनों के अंदर वेनेजुएला में जाने से पहले अमेरिकन फोर्सेस ने पूरा पोस्चर किया था उसके इर्द गिर्द। जी हाँ, किया था। और उन्होंने अपने जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो उनके फ्रेंडली इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने इंश्योर किया कि जो भी वेनेजुएला की गवर्नमेंट थी उनको उन्होंने खरीद लिया। सबवर्शन बहुत बड़ा हुआ था, हाँ हाईएस्ट जी। ऑर्डर। और वो तभी इट वाज अ ब्लडलेस वॉर, जी हाँ। ब्लडलेस ऑक्यूपेशन, जी हाँ। नो कैजुअल्टीज। सेम चीज़ एक मेरे को लगता है प्राइम मिनिस्टर नेथान्याहू ने शायद अमेरिका को आश्वासन दिया होगा कि हमने भी सिमिलर काइंड ऑफ सबवर्शन ईरान में कर लिया है, आप हमें एक सपोर्ट दें, हम ये सरकार या रजीम को चेंज कर देंगे। अगर आप देखें लड़ाई जैसे जैसे बढ़ती गई, लड़ाई का जो मकसद था वो भी चेंज होता गया। पहले था रजीम चेंज, फिर कहा नहीं हम इनको आइसोलेट करेंगे, इनकी ऑयल नहीं जाने देंगे, इनको इकोनॉमिकली हम स्टॉप कर देंगे, पर वो कार्रवाई नहीं हुई। आप सही कहते हैं, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हैं, उन्होंने पब्लिकली इजराइल को और नेतन्याहू को चाइड किया और कहा कि तुम्हारी वजह से, ये गलत रिपोर्टिंग की वजह से हम फंसे हैं, ये कहा था उन्होंने। और एक दूसरी बात ये थी, आप कभी भी देखें, जो जब भी अमेरिका युद्ध में जाता है, एक पॉपुलर टर्म है शॉक एंड ऑ। जी हाँ, वो कर सकते हैं, वो हर बारी करते हैं। जी हाँ। एक बहुत तगड़ा एयर अटैक होगा, क्रूज मिसाइल्स और टारगेटेड किलिंग बहुत बड़े तरीके पे होती है। जी हाँ। पर जो ग्राउंड के ऊपर ज़मीनी एक्शन होना है, वो आप उतनी काबिलियत नहीं है अमेरिका या इजराइल के अंदर करने की। इराक में जो कार्रवाई हुई थी और बड़े सक्सेसफुली, उन्होंने जब एक कोलिशन फोर्सेस ने अटैक किया, इराकी आर्मी के पास कोई जवाब नहीं था उसके बरखिलाफ। पर अगर आप सेम चीज़ को स्टडी करें ईरान की तरफ से, तो आप ये समझेंगे कि जो ईरान का जो टेरेन और ज्योग्राफी है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। आप सोचें कि भाई अमेरिका अब ग्राउंड वॉर करेगा, एयर वॉर के बाद अब नेवल वॉर हो रही है, जी ब्लॉकेड लगा दिया। नेवल वॉर ब्लॉकेड के बाद नेक्स्ट क्या है कि आप बूट्स ऑन द ग्राउंड डालोगे? बूट्स ऑन द ग्राउंड आप नहीं डाल सकते हो। अमेरिकन पब्लिक इस लड़ाई के बरखिलाफ है, नेटो इस लड़ाई के बरखिलाफ है, अमेरिका और इजराइल इसके अंदर अकेले हैं। हाँ, ईरान के साथ फिजिकली कोई साथ नहीं खड़ा, पर बैकग्राउंड के अंदर रशिया और चाइना का फुल सपोर्ट है। अगर इरानियन मिसाइल्स जो हैं जिसको भी टारगेट कर रही हैं सक्सेसफुली, वो चाइनीज़ इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस की कैपेबिलिटी के कारण हो रही है। जी हाँ। उनके पास तो कोई ऐसा आईएसआर है नहीं। और जो भी जैसे ही ये युद्ध विराम शुरू हुआ था 8 अप्रैल को, आपने भी शायद न्यूज़पेपर रिपोर्ट में पढ़ा होगा, चाइना ने एक एरो ब्रिज बनाया था फ्रॉम चाइना टू तेहरान,
और बेसिस तेहरान, जहाँ पे इनकी स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट फोर्सेस ने कितना कुछ सामान वहाँ पे भेजा है जिसका हमें कोई अंदेशा नहीं है। अमेरिका ने इसके बारे में चीन को शिकायत भी की और एक्यूज भी किया कि चीन हथियार दे रहा है। तो इसमें अमेरिका बेशक उसका हक बनता बोलने का बोले, पर क्या अमेरिका और इजराइल जो ईरान के साथ कर रहे हैं वो सही है? कि वो जो हम करें वो सब सही है, बाकी करें तो चलिए गलत है? हम बात करते हैं। अभी एक ट्रूस चल रहा है, एक सीज फायर चल रहा है। ट्रंप कहते हैं कि बहुत जल्दी न्यूक्लियर डस्ट ले लेंगे और पीस प्लान पे साइन होगा, और हम हो सका तो हम खुद जाएंगे इस्लामाबाद साइन करने के लिए, और अगर नहीं हुआ तो हम युद्ध में वापस चले जाएंगे। उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, वॉर मिनिस्टर पीट हेग्सेथ ने कहा हम लोडेड खड़े हैं। इजराइल भी वैसी ही धमकियां दे रहा है। तो यहाँ से आप किस तरीके का मोड़ देखते हैं इस युद्ध में अगले, बोलिए तो 3 दिनों में? इसके अंदर एक बार फिर मैं आपको कुछ हिस्ट्री में लेकर जाऊंगा। जी हाँ। ईरान और अमेरिका का एक पीस एग्रीमेंट हुआ था अच्छा। बराक ओबामा के टाइम पे, जी हाँ। और वो काफ़ी हद तक अच्छी नेगोशिएशन हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने ये भी कहा था कि हम 3.5% से ज़्यादा फिसाइल मटेरियल को इनरिच नहीं करेंगे। और क्या चाहिए था? और इन्होंने तकरीबन, अमेरिका ने $8 बिलियन जो इनके फ्रोजन अकाउंट्स थे वो भी रिलीज़ किए थे, क्योंकि ईरान तैयार था इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करने के लिए। ओके। अब बदकिस्मती ये हुई कि अमेरिका में सरकार बदली हो गई, ओबामा साहब चले गए वापस और ट्रंप सरकार आ गई। तो ट्रंप सरकार ने इस एग्रीमेंट को हार के फेंक दिया कि हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते। आज हम 10 साल बाद वहीं पहुंच रहे हैं, और इतनी बर्बादी के बाद पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर हम ईगो में नहीं आते तो शायद ये युद्ध ना होता। अच्छा। दूसरी बात, अगर आप देखें, अमेरिका जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है पूरी गल्फ रीजन के लिए। एब्सोल्युटली। उनके सारे बेसिस हैं चारों तरफ। उन्होंने इन कंट्रीज़ को बोला था कि हम आपके ऊपर कोई भी हमला नहीं होने देंगे, परंतु जब युद्ध शुरू हुआ तो फोकस कहाँ था? फोकस था पहली बात इजराइल को बचाना, क्योंकि एक वो बहुत ही छोटी कंट्री, उसको वो बर्बाद नहीं होने देते। दूसरी बात थी जो इनके खुद के बेसिस थे वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। जी हाँ। वो लोकल पॉपुलेशन को प्रोटेक्शन उतनी नहीं दे पाए। अब आप देखिए ये पीस प्रोसेस कैसे शुरू हुआ। इसमें 4 देश माने जाते हैं जो इन्वॉल्व हैं। 3 तो डायरेक्टली, एक तो पाकिस्तान है, दूसरा टर्की है, तीसरा इजिप्ट है, और चौथा जो बैकग्राउंड के अंदर है एक सऊदी अरेबिया है, और इस तरफ से चाइना और रशिया भी हैं। अल्टीमेटली अगर आप देखें ये पूरे युद्ध से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिली हुई है। जी हाँ। हम बचे हुए हैं जब तक कि हमारे इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आते 4 मई तक। उसके बाद उसका जो बोझ हमारे कंधों पे पड़ेगा और आम जनता पे पड़ेगा वो तब पता चलेगा। आज की डेट पे तो सरकार कहती रहती है हमारे पास इतना रिजर्व है, इतना रिजर्व है। उतने दिन तो ख़त्म होने को आ रहे हैं, और एक आधा टैंकर से आने से आपकी पूरी रिप्लेनिशमेंट नहीं हो जाती। तो देखना ये है कि अगर ये पीस अकॉर्ड साइन हो जाता है या पीस एग्रीमेंट साइन हो जाता है सक्सेसफुली, सोचने वाली बात है कि अब अमेरिका का क्या रोल रहेगा गल्फ कंट्रीज़ में। वो तो चाहेगा कि उसका एक फुटस्टेप अंदर रहे और वो इस रीजन को कंट्रोल करे, परंतु जो गल्फ कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर अभी तक मेरे ख्याल कतर ने बोल दिया था अमेरिकन को कि भैया आप अपनी फ़ौज को ले जाइए, हमको नहीं, हमें आपकी फ़ौज नहीं चाहिए, हम आपकी लड़ाई के अंदर हम शामिल नहीं होना चाहते। इनडायरेक्टली उन्होंने बता दिया। दूसरी बार कतर पे अटैक हुआ है। एंड उनका ये भी कहना है कि आपके साथ जो हमारी इन्वेस्टमेंट हम करते रहेंगे, पर आपकी वजह से हम नुकसान नहीं उठाएंगे, ये हम क्लियर हैं। अब ये ईरान ने भी सब गल्फ कंट्रीज़ को बोला हुआ है कि अगर आप अमेरिका को बेसिस बना के रखोगे तो आप विली निली हमारे दुश्मन हो। ओके। अब ये जो जिम्मेवारी है, क्या कल को टर्की जो एक चाहता है कि वो सऊदी अरेबिया के बरखिलाफ एक मुस्लिम लीडरशिप का रोल ले, क्योंकि दोनों का कंटेस्ट चल रहा है, इजिप्ट और पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान और टर्की देंगे मिलिट्री पावर, गल्फ कंट्रीज देंगी फाइनेंशियल पावर।
कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप हमारी प्रोटेक्शन कीजिए। आपने शायद ये भी पढ़ा होगा कि पाकिस्तान ने 18 फाइटर एयरक्राफ्ट और तकरीबन 13,000 अपने आर्मी पर्सनल सऊदी अरेबिया भेजे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। जी हाँ, जब ये पीस टॉक्स हुई थी इस्लामाबाद में, उसी दौरान इन्होंने अपने F-16 भेजे और साथ में उन्होंने कोई 12-13 हज़ार ट्रुप्स भेजे। और कहा यह भी जा रहा है कि पीस टॉक्स के दौरान इससे लीवरेज भी करने की कोशिश की फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने कि अगर आपने सऊदी अरब पे अटैक किया तो हम आप पे अटैक करेंगे। वो उनका एग्रीमेंट भी है। जी हाँ, एग्रीमेंट भी है। वो जब एग्रीमेंट साइन हुआ था तो ये था कि जैसे एक नाटो का 5th आर्टिकल है भाई, एनी अटैक ऑन एनी कंट्री, जी हाँ। वो एक मतलब माना जाएगा कि वो अटैक हमारे चलिए ऊपर हम बात करते हैं कि जिस मुहाने पे आज हम खड़े हैं वहां से कहाँ जाने की उम्मीद नजर आती? क्या पीस एग्रीमेंट हो पाएगा? क्या चीज़ है और क्या स्टिकिंग पॉइंट है? क्या चीज़ रोक रही है कि शायद हो जाए या ना हो जाए? मेरा मानना ये है कि अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, चाहे वो इस्लामाबाद में मिलें चाहे किसी और थर्ड कंट्री में मिलें इरानियन डेलीगेशन के साथ, क्योंकि पहले इंडिकेटर्स तो ये हैं कि भाई इजराइल ने हिजबुल्लाह और बेरूट के अंदर अटैक बंद कर दिया, सीज़ फायर एक्सेप्ट कर लिया, जी हाँ, जो एक प्री कंडीशन थी इरानियंस की कि भी आप उधर अटैक बंद कीजिए तब हम आपसे बात करेंगे। ये हो गया। वो एक बात होगी शामिल। दूसरी बात, हम जो मर्ज़ी बोलते रहे पब्लिक डोमेन के अंदर कि नहीं जी हमने ब्लॉकेट कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब अमेरिका के अंदर भी जो पेट्रोल की प्राइस है वो $7 के आसपास पहुंच गई है पर गैलन। जी हाँ, और आपने देखा होगा ये जो ईरानियन एम्बेसीज़ हैं बाहर के देशों में, उन्होंने मीम निकाले हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कि भैया आपको तब खुशी मिलेगी जब पेट्रोल $20 का हो जाएगा पर गैलन। अब जो आम आदमी है अमेरिका के अंदर वो तो वैसे ही उन्होंने ट्रंप सरकार को इलेक्ट किया था कि भाई जो हमारी जो प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, हमारी जो इकोनॉमी डूब रही है, इससे आप हमें बचाएं। जी हाँ, पर जो कुछ वो करना चाहते थे वो सारी चीज़ें उनके बरखिलाफ़ हो रही हैं। और अब प्रेसिडेंट ट्रंप मानते हैं इस बात को कि अगर ये युद्ध विराम नहीं हुआ तो पेट्रोल की प्राइसेस और फ्यूल की प्राइसेस बढ़ेंगी। इसका इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी को भी होगा। उनके मिड प्राइमरी इलेक्शन है नवंबर के अंदर, उनकी प्रेसिडेंटशिप भी क्वेश्चन मार्क में है। उसी प्रकार से आप देखिए पीछे जब सीज़ फायर हुआ था तो एक इजरायली कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू को भी बुलाया था फॉर वॉर क्राइम्स के अगेंस्ट। जी हाँ, अब आप ये लेके चलिए कि अगर ये युद्ध चलता रहा तो ये अपने जो इनकी जो एक्शंस हैं उनसे ये बचे हुए हैं, पर कभी ना कभी ये युद्ध विराम तो होगा। और जो भी सही है गलत है वो तो उनकी कंट्रीज के जो न्यायाधीश हैं वो डिसाइड करेंगे। एब्सोल्युटली। तो ये कब तक खेल चलेगा और कब तक दुनिया इसको सहेगी और इससे मतलब एक किस्म से अपना ये इसके दबाव में पड़ी रहेगी, ये सोचने वाली बात है। और मतलब एक बड़ी जो प्रॉब्लमेटिक इशू है कि जो 5 से सुपर पावर रशिया, चाइना, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जी हाँ, अब ये भी डिवाइडेड हो गए हैं। अब कोई एक दूसरे के साथ नहीं खड़ा, ये सुपर पावर इंडिपेंडेंट हैं। नाटो की जो यूनिटी है वो क्वेश्चन मार्क में है। तो एक ये पूरा जियो मिलिट्री जियो पॉलिटिकल एक चर्निंग जो चल रही है, इसको लगेगा थोड़ा सेटल डाउन करने में और कुछ नए अलायंसेस बनेंगे, क्योंकि हर एक आदमी अब समझता है कि जो अमेरिका से पहले इनको सिक्योरिटी मिलती थी वो सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है अभी। रशिया और चाइना एक थ्रेट हैं यूरोप के लिए और ग्लोबल साउथ के लिए। तो पूरा गेम जो है वो है टाइमिंग के ऊपर। चाइना पेशेंट है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज नहीं तो 10 साल बाद हो जाएगा। अब आप इन सब की लीडरशिप को देखिए, चाइना का शी जिनपिंग, पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप,
ईरान में तो वैसे ही वो बुज़ुर्ग हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, सभी 75-76 साल से ऊपर हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ ईच ऑफ दीज कंट्रीज इंक्लूडिंग आवर ओन, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी 76 के प्लस हैं अभी, इनके ऑल्टरनेटिव तो कहीं नज़र नहीं आते। अब जब ये ऑल्टरनेटिव्स आएंगे, उसकी क्या डायनेमिक्स होंगी, ये अभी कोई समझ नहीं सकता और ना ही कोई इसके बारे में सोच रहा है। ओके, तो ये जो ईरान का पीस प्लान है, ईरान खुद इसको डिसाइड करेगा कि इसमें एक चाइनीज़ और रशियन ओवरव्यू होगा या उनका इनपुट होगा? नहीं, मेरे को लगता है इंडिपेंडेंटली लेगा वो, और वो लेगा एज अ सॉवरेन नेशन के भाई वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि भाई हमने युद्ध नहीं शुरू किया था, अब हमने युद्ध ख़त्म किया है, तो हम चाहते हैं कि भाई आप बार बार से हमारे ऊपर अटैक ना करें, हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना करें, और आप भी खुशी से जिए, हम भी खुशी से जिएंगे। और अगर ये आप में एक एग्रीमेंट हो जाता है तो ये मेरे को लगता है ये हमास, हिजबुल्लाह, हुती, ये सब कंट्रोल में आ जाएंगे। तो आप एक उम्मीद देखते हैं कि ये यहाँ से पीस प्लान निकल सकता है? बिल्कुल जी, मतलब उम्मीद तो होनी चाहिए कि पीस होना चाहिए। हम एक एज अ इंडियन, एज अ इंडिया द नेशन, हमारी तो एक नेशनल पॉलिसी है, हम चाहते हैं कि भाई हमारा देश खुद तरक्की करे। हम एक इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर हैं। अगर ये इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट होती है जो पॉलिटिकल रीज़न से, तो ये हमारी कंट्री को इम्पैक्ट करता है, हमारे नेबरहुड को इम्पैक्ट करता है। एब्सोल्युटली। अगर आप अभी भी आप देखें हमारे जो हालचाल आसपास के देशों में इलेक्शन हुए, नेपाल में हुए, जेनजी प्राइम मिनिस्टर बन गए वहाँ पे, पर बांग्लादेश में चेंज हुआ, हम सोचे थे बीएनपी आएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, बीएनपी क्या एक्शन करेगी हमारी गवर्नमेंट के बरखिलाफ। पर आप देखें ये जितने भी नई लीडरशिप आई है, ये सभी समझदार हैं, सोचते हैं कि भैया पीस से मिलजुल के रहने में बेहतरी है सभी देशों के लिए और सबकी सिटीजन्स के लिए भी। एब्सोल्युटली। पर अगर आप लड़ाई में रहेंगे तो फिर तो आप मतलब तो कहीं भी आपको कोई बैलेंस में नहीं मिलेगा। आप हमेशा इनबैलेंस रहेंगे, आपकी पीपल, जो आपकी आवाम है, वो भी सारी डिससेटिस्फाइड रहेगी। हमारी प्रॉब्लम सभी की कॉमन है, पॉवर्टी, लार्ज पॉपुलेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, पानी नहीं है। वही तो पोप लियो ने कहा तो ट्रंप नाराज हो गए। आपने मनोज बहुत ही खूबसूरती के साथ, बड़ी सरलता के साथ आज मध्य एशिया में जो हो रहा है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया। थैंक यू वेरी मच। और हम सबको ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये युद्ध बहुत जल्द समाप्त होगा।